हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपने चैनल स्काईलाइन स्टडी में। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पढ़ा था। दो टाइप्स के चार्ज पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो गई थी। किसी बॉडी पर चार्ज है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप भी पढ़ा था। और अब जो अपना अगला जो मतलब प्रोसेस में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में थोड़ा सा पीछे का हम एक बार बात करें इससे पहले कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज, या श्योर टेस्ट क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर किसी दो बोर्ड ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज है, या तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन में से श्योर टेस्ट क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा कि आपका जो रिपल्सन है वो श्योर टेस्ट है, किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिकल चार्ज होने का सिग्निफाई करेगा वो। क्यों अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ा था किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली में इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो हम देख सकते हैं कि इंडक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव। तो ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई मीन मिल गया इनको इस तरफ से अर्थिंग का, अगर मान लो ये अर्थ के साथ टच हो जाए ये वाला हिस्सा, तो नेगेटिव चार्ज अर्थ से आकर इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन का, ठीक है। तो अपने दिमाग में क्या जाएगा कि ये बॉडी पहले से चार्ज थी, लेकिन ये चार्ज कब हुई है? इसके आने के बाद। लेकिन अगर ये फॉर एग्जाम्पल इसके पास चार्ज नहीं था, तो इंडक्शन के कारण कौन सा मतलब फोर्स लग सकता है? अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है। लेकिन ये बॉडी पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये बॉडी इसके पास जाएगी तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का। तो याद रखना है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी। तो अब जो अपना टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमको पढ़नी है, और जो अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। तो पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, दो चार प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी, एडिटिविटी में क्या है कि आपके पास दो चार्ज है, या किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे चार्ज हैं, तो हम उसका नेट चार्ज निकालने की कोशिश करें, तो हम जो मैथमेटिकल रूल है, जैसे प्लस और माइनस, +5 और +3, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये बहुत सारे चार्जेज है कुछ ऐसे, -2 कूलम, +5 कूलम, -14 कूलम। हमको इसका नेट चार्ज करना है, तो इनका जो एडिशन होगा, जो मैथमेटिक्स के सिंपल रूल है उनके हिसाब से होगा। तो नेट चार्ज इन दैट बॉडी क्याउ इजगल टू, क्याउ है ना, हमने रिजर्व किया है सिंबल चार्ज को शो करने के लिए। तो क्याउ क्या होगा आपका इस ऑब्जेक्ट का? -2c + 5 कूलम -14 कूलम। तो -14 और -2 -16 +5 कॉलम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -11 कॉलम। तो ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी की है। जैसे मैथमेटिक्स में हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, वैसे ही नियम लगेगा अपना इसमें चार्जेज को अगर जोड़ेंगे, क्योंकि चार्ज एक इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी पढ़ी होगी आपने, वेक्टर और स्केलर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज का जो सम होता है या सब्सट्रैक्शन होता है, वो सिंपल मैथमेटिक्स के नियमों से होता है। सेकंड जो नियम प्रॉपर्टी है आपकी
ये लेके चलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल क्या थी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये। हमने ये पढ़ा था भी किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए या चार्ज करने के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, तो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और सबसे छोटा जो इंडिविजुअल रूप से हमको दिख सकता है, मिल सकता है इस नेचर में, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा मैटर नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने पढ़ा है ये, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट आपके पास बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, हमने इन दोनों को रब किया। रब होने के बाद हमको पता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन छटक के या इजेक्ट आउट होके बी पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन ए का कम है तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, तो इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज आएगा, तो सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस बॉडी पर कितना ऑब्जेक्ट चार्ज आया है। तो 2 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, तो वो पॉजिटिव चार्ज हमको पता चल जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें पैदा हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज उधर भी बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या निकल के आई यहाँ पर, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब जो एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं आप उसको, कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बॉडी से बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन है ना इंटीजर जाएंगे, इंटीजर नंबर्स में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 7.5 चला गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, 2 गए, 10 गए, 100 गए, मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए अपना। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज, फॉर एग्जांपल ए पर लगा लो, बी पे लगा लो, कोई अदर ऑब्जेक्ट है, वो कितना रहेगा, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज को हमने किस जो ये मतलब स्टेटमेंट लिखी है इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन ए बॉडी हम कैसे शो करते हैं, क्या उसे, वो किसके बराबर रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कोई ना कोई इंटीजर होगा वो, n मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और वो हम किससे शो करते हैं, E से। ठीक है, और ये E देखो चार्ज वो अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसको प्लस माइनस कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर, और इंटीजर आपको पता ही कि वैल्यू क्या है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई, ये आपका क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इधर से ही ना कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से 8 इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ट्रांसफर हो गए, तो चार्ज बताओ। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या एक चार्ज की क्वांटिटी दे देगा आपको, क्या ये चार्ज पॉसिबल है
इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी साथ के साथ सोल्व करेंगे और एक्स्ट्रा भी साथ के साथ सोल्व किया करेंगे। तो एक बार ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, फिर जो जितने भी अपने न्यूमेरिकल बनेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका क्या बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा आपने +1 क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम भी पढ़ा है। तो इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। ये क्या बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नेट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका नेट चार्ज है मान लो 5 कूलम 2 कूलम जितना भी मानना आपने, तो वो आप उसका नेट चार्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही आप उसको 4.9 कर सकते, ना ही उसको आप 5.1 कर सकते। जितना नेट चार्ज है उतना ही रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल है, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आप उसका चार्ज खत्म कर सकते हो और अलग पार्टिकल का चार्ज भी बढ़ा सकते हो। कुछ ऐसी परिघटनाएं होती है। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम although charge of indivisible particle created or destroyed। ये लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल, जैसे कि पूरा नेट सिस्टम है, जैसे यूनिवर्स का हम टोटल चार्ज 0 मानते हैं, टोटल यूनिवर्स का चार्ज कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, और उसका चार्ज 0 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि इधर अपने पास में एक न्यूट्रॉन है, जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे 12th क्लास के सिलेबस में है, रेडियो एक्टिविटी में आपको एक, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को कुछ इस तरीके से शो करते हैं हम, ये न्यूट्रॉन है। जब ये न्यूट्रॉन टूटता है तो आपका बनता है, एक बार दोबारा, ये आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स का नेट चार्ज मैंने बताया अभी कितना है, 0 है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस या रिएक्शन होने लग रही है फॉर एग्जांपल, और उस रेडियो एक्टिव रिएक्शन में न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक न्यूट्रॉन जब डिस्ट्रॉय होता है तो आपका एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक बनता है प्रोटॉन। ठीक है भाई, अब देखो, पहले नेट चार्ज यूनिवर्स का, ये आपका यूनिवर्स है, कितना था, 0। अब कितना है, ये न्यूट्रॉन टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज सेम होता है, ये भी कितना होगा, 0 + 0 0। यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है,
लेकिन हमने क्या है, इंडिविजुअल चार्ज तो बना लिया, हमने पूरा ये आइसोलेटेड सिस्टम मानना है एक, और आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज 0 है। रिएक्शन होने के बाद भी कितना रहा, 0, ठीक है। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया अलग से जो पहले इस यूनिवर्स में नहीं था, और एक प्रोटॉन भी बना लिया जो पहले इस यूनिवर्स में नहीं था। तो नीचे वाली स्टेटमेंट का यही मतलब है कि हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम का आप चार्ज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल रूप से आप कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम एक रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे हम, तो उधर एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव रिएक्शन यूरेनियम की। यूरेनियम क्या होता है भाई, यूरेनियम का अपने पास 235, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन से भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक यूरेनियम का आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 92 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और जब इसके साथ एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, इसके साथ एक न्यूट्रॉन की भिड़ंत होती है बहुत हाई स्पीड में, तो आपके पास ये रिएक्शन निकल के आती है। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। ये अपने पास इस यूरेनियम के पास नेट चार्ज 92 है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद आपके पास ये एलिमेंट बन गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या निकल के आया 56, और ये जो Kr बना आपका क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या निकल के आया है 36। जब हम इनको ऐड करेंगे 36 और 56 किसके बराबर आएगा 92, ठीक है। तो ये क्या है, जितने चार्ज पार्टिकल्स पहले थे उतने ही चार्ज पार्टिकल्स बाद में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो ऊपर वाला है सीन आपका, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बता सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 10th क्लास में आपने जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखी थी, तो इसी बेस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही सीखी थी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स के पास का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, और यूरेनियम का 235। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो टोटल चार्ज मेरे पास, टोटल मास कितना मेरे पास, एटॉमिक मास 236। अब राइट हैंड साइड का ऐड करके देखो 141, 92, और एक न्यूट्रॉन पे कितना मास है 1, और 3 पे कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 6, 3, 2। इधर भी कितना था अपना 236। तो ये जो ऊपर वाला है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन कर रहा है, और जो ये नीचे वाली चीज़ें हैं ये एटॉमिक नंबर्स है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बता सकता के बारे में बता रहा है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको एक दो डेफिनेशन और पढ़ने को मिल सकती है आपकी बुक्स में, कि आपने ये इक्वेशन का नाम सुना है, आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है E = Δmc², ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता है कितनी होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एल टाइम क्या है, चेंज इन मास, या मास भी लगा सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ई है आपकी एनर्जी। ये इक्वेशन देखो, देखने में सब बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है। ये इक्वेशन ये बोलती है कि एनर्जी और मास बराबर है। सी क्या है, देखो सी तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी और मास बराबर कर दी, लेकिन हम पहले क्या पढ़ते थे कि मास अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, ठीक है। ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि आप एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो जैसे कि 2 एग्जाम्पल अपने पास में आपकी बुक में मिलेंगे, कि पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन।
कॉन्सेप्ट क्या बताती है इक्वेशन की, मास और एनर्जी कैन बी कन्वर्जिबल। और फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखो देखने को भी मिलती है ये वाली चीज़ें कि यूनिवर्स, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है भाई, 0। नेट चार्ज कितना है आपका, 0 है। और अब यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर पे एक रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रॉन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। ये क्या है, गामा रेज है, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। और गामा रेज क्या होती है, एनर्जी होती है बहुत ही जबरदस्त। इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी में चेंज करते हैं, मतलब मास को हम किसको एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, -1.6। जब ये खत्म होगा वो 1.6 चार्ज, क्योंकि इसका मास भी खत्म होगा, और मास खत्म होगा तो चार्ज भी खत्म होगा, पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर चार्ज खत्म हो गया इस इलेक्ट्रॉन का तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ जाएगा अपना, वो तो अपना गलत साबित होगा। और हमने यही डिस्कस किया कि यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है इधर तो यूनिवर्स का चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि एक थ्योरी बनाई गई कि जब एक इलेक्ट्रॉन खत्म होता है ना तो अपने साथ में एक पॉजिट्रॉन को भी खत्म करता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन में मासलेस पार्टिकल होता है। क्या होता है, मासलेस, मास नहीं होता इसका, ठीक है, मास नहीं होता। और चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन। तब एक इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, मतलब -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब जब खत्म होगा तब उसके साथ ही क्या खत्म हो जाएगा आपका, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। अब देखो नेट चार्ज यूनिवर्स का अब भी 0 रहेगा रिएक्शन के बाद। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन क्या होता है कि अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल strikes and disappear and releases energy. Annihilation is a process in which a particle and its antiparticles strike, disappear and releases energy. यही तो किया है, एक पार्टिकल था, एक इसका एंटी पार्टिकल था, स्ट्राइक की और इस दुनिया से खत्म हो गए, और बदले में हमको क्या दे के चले गए, एनर्जी दे के चले गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनहिलेशन। अगली जो है इसका अपोजिट भी होता है। अपोजिट क्या होता है कि हम एक एनर्जी को कंप्रेस करते चले जाएं कि हम देखेंगे कि वहाँ पर एक पार्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा उधर। तो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं बनेगा उधर, उसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा। इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, उसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, अपने पास एनर्जीज होती है और इन एनर्जी को जब हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आते हैं, किसी हैवी मेटल के साथ टकरवाते हैं इनको, तो उस मेटल के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन बनेगा तो साथ ही साथ में क्या बनेगा, इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, मासलेस पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, पेयर प्रोडक्शन।
ठीक है भाई। तो एक बार दोबारा रिवीजन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज आपका क्या रहेगा, जितना है, जीरो है तो जीरो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लेकिन इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल बन सकते हैं, इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल बन सकते हैं, लेकिन जो आपका सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, उसका जो चार्ज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कुछ